Shakti unit as an eminent speaker from Malwa. I do welcome my all senior faculties and members, coordinators from all the states of Mother's Kitchen project who directly and indirectly supported me for today's talk series. I do welcome and thank you Binduji, Iramji and Ankitaji for their support, guidance and keeping faith on me to make today's program a successful one. Now, it's my pleasure to invite Dr. Ira. पहले तो मैम को डॉक्टर कंचन जी मैम को थैंक यू बोलूंगी मैम। आज आपने बहुत ही अच्छा हमको एक किया है, बहुत अच्छे रेसिपी और हर्ब्स को लेकर। डेफिनेटली हम सब लोग नेक्स्ट सेशन जो है गर्मी में इसकी सब्जी जरूर खाएंगे। थैंक यू सो मच। आप ठंड में भी खाइए मैडम, साल भर खाइए, गर्मी का वेट मत कीजिए। एंड अभी तो हमको और आगे बढ़ना है शक्ति में। हमने अहिल्या शक्ति यूनिट एक फॉर्म भी कर ली है, आप सबको मैंने उसमें जोड़ा है। मैं और कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों के सहयोग से अपन इसको भी बहुत आगे एक एक्टिव यूनिट बनाएंगे और नेशनल लेवल पर इसको एक अच्छे उस पर स्तर पर इसको कोशिश करेंगे कि ले जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं डॉक्टर प्रीति कुलकर्णी मैम जो कि आज हमारे यहाँ की सेकंड गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। Ma'am has completed her BMS and MD from Shri Ayurved Mahavidyalaya Nagpur, has given more than 25 years of her life to the ancient and traditional medicinal science of Ayurveda. With a strong educational background in Ayurveda, she has done extensive research in several psychological and physiological problems and their Ayurvedic solution and remedies. Ma'am, she is a young and inspired physician infused with enthusiasm for the all traditional. At the same time, she also belongs to a new generation and have devoted her life to bringing authentic Ayurveda to patients and students from all over the world. Or currently, she is the managing director at Ravan Ayurveda Indore. Ma'am, welcome you in today's talk, and we are so glad and it's my honor to welcome you. Ma'am, over to you. Thank you. सबसे पहले तो डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर इरामजी बाल एंड डॉक्टर कंचन का मैं तहे दिल धन्यवाद देती हूँ मुझे शक्ति ग्रुप से जोड़ने के लिए। बाकी सब अपने दर्शकों को या जितनी भी बहनें हमसे जुड़ी हुई है उन सबका मैं नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मालवा प्रांत के आहार विषय प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। अगर हम मालवा प्रांत की बात करें तो ये प्रांत आता है जिनको संत कालिदास, भास्कराचार्य, चंद्रगुप्त, लता मंगेशकर, वराह मिहिर ऐसा एक इतिहास हमको मिलता है कि जिन्होंने सिर्फ मालवा में ही नहीं तो पूरे विश्व में अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन किया हुआ है। अगर हम ये सब देखते हैं कि यहाँ से इतने सारे लोग जैसे डॉक्टर महादेवी वर्मा है या सुचित्रा ताई महाजन जी है, B.R. अम्बेडकर है, इतने महान लोग अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अन्न का, हमारे बुद्धि के ऊपर हुआ परिणाम हम देख रहे हैं। जैसा अन्न वैसा मन, और जितना जैसा मन है उसी तरह से हमारी बुद्धि बढ़ती या घटती है ना। आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम। तो सबसे पहले तो इंदौर या हम मालवा की बात करें तो यह स्थान है माता अन्नपूर्णा का, और माता अन्नपूर्णा जहाँ पे है वो रसोई मानी जाती है। माता अन्नपूर्णा आपके भरण पोषण की देवता मानी जाती है। न्यूट्रिशनल वैल्यूज और उसके ब्लेसिंग्स हमको माँ अन्नपूर्णा से मिलते हैं। और कहीं ना कहीं हम मालवा प्रांत में बैठे हैं, हम माता अन्नपूर्णा को हम
अभिवादन कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद के तले हम रह रहे हैं। तो नो डाउट मालवा प्रांत का कुछ आहार, उसका एक सांस्कृतिक विचार हम करते हैं, तो सही में आज की युवा पीढ़ियों के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। आपको पता है एक 16 अक्टूबर को आहार दिन भी मनाया जाता है। अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यस, क्योंकि अन्नपूर्णा है तो हम हैं। हमारी शक्ति हमारे अन्न से आती है, हमारे भोजन से आती है, जिस शक्ति के कारण हम दुनिया में या समाज के लिए या देश के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, हमारा भोजन हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा उपयुक्त या महत्वपूर्ण अंग हम बोल सकते हैं। हवा, पानी और अन्न, ये तीनों में से सबसे बढ़िया या सबसे महत्वपूर्ण अंग अन्न होता है। अगर हम मालवा प्रांत की बात करें तो भोजन के लिए ये प्रसिद्ध है, खाने के लिए ये प्रसिद्ध है ना। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो डॉक्टर प्रिया? जी बहुत अच्छे से आ रही है मैम आपकी आवाज। वेरी क्लियर आवाज आ रही है ना, क्योंकि हमारा फूड ना हमारा पोषक होता है, पोषण देने वाला होता है, भरण करने वाला होता है, न्यूट्रिशन देने वाला है, रेदर देन कि हम कुछ विटामिन के टैबलेट्स एंड मिनरल्स के टैबलेट्स उसके ऊपर जाए। उससे ज्यादा कि हमारा भोजन, हमारा अन्न हमारे प्रकृति को सिंक्रोनाइज करे। हमारी तासीर बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग उसको तासीर बोलते थे। हमारा अन्न ऐसा है ना कि जैसा जो चीज मुझे सूट होगी वो डॉक्टर प्रिया को सूट होगी, ऐसे नहीं है। अगर आज मैं पूरन पोली अच्छे पेट भर के खा रही हूँ तो जरूरी नहीं कि डॉक्टर प्रिया भी उसको पेट भर के खा के उसको एंजॉय करेगी। हो सकता है कि डॉक्टर प्रिया भुट्टा खा के उसको एंजॉय करे, नहीं। या अगर इस सीजन में मैं भुट्टा खा रही हूँ तो जरूरी नहीं कि वही फायदा, वही भुट्टा मुझे धूप में देगा या अप्रैल मई महीने में देगा। ये आहार की ब्यूटी है कि कौन से सीजन में, कौन से समय पे, कौन से तासीर में हमको क्या खाना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए। इसी को बोलते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना ये हमारा पहला कर्तव्य है। उसके बाद अगर कोई बीमार होता है, उसके बाद में कोई व्याधि आ जाती है तो उसका हम मेडिसिन से उपाय करेंगे। लेकिन जहां तक हो सके हम उपाय हमारे भोजन से करेंगे। वो व्याधि कोई हमको हो ना पाए। अगर व्याधि हो भी जाती है तो हम उसको मिनिमम लेवल पे रखें, उसको ज्यादा बढ़ने ना दे, है ना। तो इसको बोलते हैं आहार, जो हमारे पोषण करेगा, हमारे मन को स्वस्थ रखेगा, हमारे तन को स्वस्थ रखेगा और हमारी आत्मा को शुद्ध रखेगा। क्योंकि हमारा आयुष्य, हमारी लाइफ सिर्फ शरीर के पोषण से नहीं होती है। शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि, ये चारों को मिलके हमारी आयु होती है। आजकल हम देखते हैं ना कि हम फलाने कार्बोहाइड्रेट्स, इतने प्रोटीन्स एंड इतने विटामिन्स एंड इतने मिनरल्स खा रहे हैं। हमारे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आर एग्जैक्टली एज पर बुक, फिर भी कुछ तो कमी है। नॉट फीलिंग वेल, हमको नींद नहीं आ रही, हमको चिड़चिड़ हो रही है, हमको डिप्रेशन आ रहा है, हम छोटी छोटी बात पे डर रहे हैं। ये हम स्वस्थ होने का लक्षण नहीं है। क्योंकि आज हम खाने से भाग रहे हैं, हम भोजन से भाग रहे हैं। कोरोना के काल में तो ऐसे हुआ ना कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये बहुत सारा लहसुन खाना है, या मतलब ये शरीर के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, ये बात हो गई। लेकिन हमारे यहाँ पे चातुर्मास फॉलो होता है, मालवा में भी होता है, जिसमें लहसुन प्याज 4 महीने नहीं खाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे मालवा में फूड कल्चर बहुत वैरायटी है उसमें।
अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भुट्टे का कीस भी चलता है, भुट्टे के ढोकले भी चलते हैं, है ना। ऐसा ना हो कि आपके मुंह में पानी आ जाए। लेकिन कचौरी भी है, समोसा भी है, सेव भी है। बिना सेव का तो यहाँ का भोजन पूरा होता ही नहीं। हम कितना भी खाना खाए, सेव तो बाद में चाहिए ही चाहिए, नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ कुछ क्लॉज है। अगर मैं मेरा कुछ प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूं। जी मैम। कि यहाँ मालवा प्रांत खाने के लिए बहुत एनरिच है, बहुत डग डग खाना, पग पग नीर, ऐसी वाली यहाँ की संस्कृति रही है। यहाँ की संस्कृति, साहित्य, इतिहास इसमें हर जगह पे प्रतिबिंबित होती है। यहाँ की बोली जैसे बदल जाती है बार बार जगह जगह पे, उसी तरह यहाँ का खाना भी छोटी छोटी अंतर में 20-20 किलोमीटर में चेंज होता है। क्योंकि यहाँ पे जमीन बहुत उपजाऊ है, यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। इसको साधारण देश में हम मानते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारा पूरा ब्रह्मांड पंच महाभूतों से बना हुआ है, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। और जो जो ब्रह्मांड में है वो सब हमारे इड़ा पिंगला में है, मतलब हमारे शरीर के अंदर है। तो जब हम हमारे अंदर की चीजों को हम ब्रह्मांड के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, तब हमारे वात, पित्त और कफ तीनों दोष एक समन्वय स्थिति में रहते हैं, संतुलित स्थिति में रहते हैं। और जब हम संतुलित स्थिति में हमारे दोष रखते हैं तो नो डाउट हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, अच्छा रहता है। और ये तीनों दोष अकॉर्डिंग टू सीजन भी चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू रीजन भी चेंज होते हैं। और हमारे शरीर के जो 3 टप्पे होते हैं, जैसे बालावस्था, तारुण्यावस्था और वृद्धावस्था। जैसे बालावस्था में कफ से रिलेटेड ज्यादा व्याधि होती है, लेकिन कफ से रिलेटेड उसमें ग्रोथ भी होती है। युवा अवस्था में हमारे पित्त से रिलेटेड कुछ व्याधियां ज्यादा होती है, लेकिन पित्त से रिलेटेड हम उसमें एम्बिशंस रखते हैं, कुछ ड्रीम्स देखते हैं, उसमें पूरा करने की कोशिश करते हैं। और वृद्धावस्था में वात ज्यादा होता है, तो उसमें हम देखते हैं ना कि चिंतन, मनन, ये सारी चीजें उस समय हम ज्यादा करते हैं। हमारे साइंटिस्ट यानी ऋषि मुनि आफ्टर 70 उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो लिखते थे, क्योंकि उसमें ना उनके नॉलेज के साथ साथ उनका एक्सपीरियंस जुड़ जाता था। नेक्स्ट। है ना, मालवा का मुख्य अनाज शुरू में ज्वार रहा था, लेकिन उसके बाद में हरित क्रांति के बाद में वो गेहूं में बदल गया। यहाँ पे उपजाऊ जमीन होने के कारण नर्मदा और चंबल, तापी का भी कुछ भाग होने के कारण यहाँ पे हरी सब्जियां या बहुत अच्छी वाली फ्रूट्स, सब्जी, अनाज बहुत अच्छी तरह से आता है। अब ये रहा मालवा का पारंपरिक खाना। रोटी बाफला है, जिसमें मोटे आटे का चोकर जो बना रहता है उससे बाटी या बाफला बना जाता है। यहाँ का मुख्य खाना ना दालों के साथ बहुत ज्यादा देखा मैंने, जैसे पंचरत्न दाल है या तुअर की दाल है, जिसमें प्रोटीन अधिकता बहुत ज्यादा होती है, जिससे हम मांसपेशियां अच्छी बनती है। उसके साथ साथ लेकिन हमारा घी का इंटेक होना बहुत अच्छा होता है। आपने अगर देखा होगा कि जैसे दाल बाटी के साथ में घी बहुत अच्छा खाया जाता है। यस, है ना।
उसके साथ साथ अगर हम यहाँ की मिठाइयाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कि जलेबी या मावा बाटी या काजू कतली यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पाई जाती है। यहाँ पे मैंने बहुत पेशेंट के साथ भी ये देखा है कि अगर किसी को बहुत पुरानी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो बजाय कि मैं मेडिसिन दूं, उनको मैं जलेबी देना प्रेफर करती हूँ, है ना, क्योंकि जलेबी है या मावा बाटी है, इससे एसिडिटी बहुत जल्दी कम हो जाती है। हम कुछ कुछ चीजें ना भूलते जा रहे हैं। यहाँ का अगर हम पोहा देखेंगे तो मैंने देखा पोहा महाराष्ट्र में भी बनता है, गुजरात में भी बनता है और मालवा में भी बनता है। लेकिन मालवा का पोहा, उसको बनाने की जो विधि है उसके कारण पचने में बहुत इजी हो जाता है, बहुत हल्का होता है। तो इसलिए कि पोहा में से हमको जो भी पोषण मिल रहा है वो थोड़ा सा लो कैलोरी में जाता है पोहा, इसलिए हम उसको जलेबी के साथ कनेक्ट करते हैं। एक जो कॉम्बो पैक बोलते हैं, कॉम्बो पैक सिर्फ पिज्जा या बर्गर के साथ नहीं आता है। कॉम्बो पैक हमारे भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि जिसमें षड्रसात्मक आहार होता है, 20 गुणात्मक आहार होता है कि कहीं पे लघु, कहीं पे गुरु, कहीं पे तीखा, कहीं पे मीठा, वो सब मिला के जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर का एक प्रॉपर नरिशमेंट देते हैं, हमारे शरीर को पोषण देते हैं। और खाना बनाने की जो विधियां है वो इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है। कि बीच में मैंने देखा कि कुछ मिथ्स क्रिएट हो रही थी कि तला गला नहीं खाना चाहिए या ऑयल नहीं खाना चाहिए। एक 10-15 साल ये बहुत चला, लेकिन उसमें क्या होने लगा ना कि जैसे चकली पता होगी ना सबको, कि चकली अगर बना रहे हैं तो उसको रोस्ट कर रहे हैं कि नहीं ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, या समोसा खाना लोगों ने बंद कर दिया, या कचौरी भी वो थोड़ा सा रोस्ट टाइप कुछ हाफ फ्राई करके खाने लगे, या कुछ सेव या चिवड़ा जो प्रकरण होता है वो थोड़ा सा रोस्ट करके वो खाने लगे बजाय कि हम तले। लेकिन कुछ चीजें ना तले तो वो पचती है, वो फ्राइड चीजें पचने में इजी हो जाती है। जहां पे हम बेसन ज्यादा यूज कर रहे हैं, जहां पे हम मैदा यूज कर रहे हैं कभी कभार, जबकि मैदा यूज करना ही नहीं चाहिए, उसको हम आटे से रिप्लेस कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि पहले वाले दिनों में आटा ही चलता था, मैदा नहीं चलता था, है ना। तो जहां जहां पे हम बेसन यूज कर रहे हैं, जहां जहां पे मैदा यूज कर रहे हैं, वहां पे अगर चीजें हम कुछ व्यंजन फ्राइड रखते हैं तो वो पचने में इजी जाता है, क्योंकि वो सब चीजें ऐसी होती है ना कि फैट सोल्यूबल प्रोटीन्स में आती हैं, राइट। तो फैट सोल्यूबल प्रोटीन सिर्फ पानी के साथ वो प्रोटीन्स अपने को डाइजेस्ट नहीं होंगे। और ये कुछ चीजें होती है ना कि एक तो तेल के साथ हमको विटामिन ई भी अच्छी तरह से मिल जाता है, जो हमारे बुद्धि और जॉइंट्स, इनमें जो हमको एक स्निग्धता चाहिए, हमारे स्किन के लिए जो स्निग्धता चाहिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए जो लुब्रिकेशन चाहिए कि खाना इजी तरह से नीचे की तरफ जाए, उसके लिए ना हमको एक लुब्रिकेशन चाहिए इंटेस्टाइन में। जॉइंट्स में क्रिपिटेशंस ना हो, आवाज ना हो या उसकी घिसाई ना हो, इसलिए एक संतुलित प्रमाण में हमको स्निग्धता चाहिए। तो वो स्निग्धता हमको तेल से मिलती है ना। और ये जैसे कुछ चीजें होती है जो हाई फायर पे तल के फट से बाहर निकाली जाती है, तो उसमें उनका बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल लॉस नहीं होता है, लेकिन विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत बन सकता है ना। और उसके भी कुछ सीजन है, जैसे हम अप्रैल मई जून में तली हुई चीजें नहीं खाते हैं। हम तली हुई चीजें हम खाते हैं कभी कभार बारिश में और ठंड में, जहां पे वात बढ़ा हुआ रहता है बारिश में, और ठंड में हमारे शरीर को स्निग्धता की जरूरत होती है। इसलिए कभी कभी अनिवार्य रूप से तला हुआ भोजन लेना चाहिए। भुट्टे के दाने,
है ना, जो मालवा का सबसे बड़ी कमजोरी हम बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल वजन बढ़ता है या अ, मतलब बहुत सारी मिथ्स ऐसी होती है कि उसके कारण भुट्टा खाना छोड़ रहे हैं। लेकिन इस सीजन में पित्त का संचय होता है। वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में अगर पित्त का संचय ज्यादा हुआ तो उसमें आंखों की रोशनी कम होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, है ना। तो उसके लिए हमारे स्निग्धता युक्त भुट्टा बहुत काम करता है। जो कैरोटीनॉइड नाम का एक पदार्थ भुट्टे में होता है वो आपके आंखों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इससे मोतिया बिंदु या जिसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं उसको हम डिले कर सकते हैं या होने से रोक भी सकते हैं, है ना। इसलिए जिस जिस सीजन में आपको जो जो फूड मिल रहा है, क्योंकि अब देखिए भुट्टे में ना B12 बहुत अच्छे से होता है। मैं थोड़ा थोड़ा एलोपैथी भी बात कर रही हूँ क्योंकि गूगल रिसर्च आजकल सभी लोग गूगल डॉक्टर बन रहे हैं। और पूरा अगर मैं आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी यूज करूँ तो शायद थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए ये दिनों में ना जब रेनी सीजन होता है उस समय हमारी पाचन क्षमता कम होती है, जिसको हम आयुर्वेदिक भाषा में मंदाग्नि बोलते हैं। और मंदाग्नि हम तभी होती है जब हमारा B12 या B6 ये विटामिन हमको कम मिलते हैं। अब जब हम भुट्टा खाते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भुट्टा खाएंगे तो मंदाग्नि बढ़ेगा, लेकिन एक प्रमाण में कुछ लिमिटेड डोज में अगर हम रेगुलर भुट्टा खाते हैं, उसको हम नमक लगा रहे हैं, उसको हम नींबू लगा रहे हैं, तो हमारा पाचकाग्नि बढ़ेगा। हम भुट्टा ऐसे नहीं खाते ना, वो एक कॉम्बो पैक है, उसको हम नींबू घिसते, उसको हम थोड़ा सा अदरक लगाते कभी या उसके ऊपर नमक लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पाचकाग्नि बढ़ाने की उसके ऊपर प्रोसीजर की जाती है। भुट्टा हम तल के नहीं खाते हैं, भुट्टा हम सेक के ही खाते हैं, क्योंकि उसके साथ ना डायरेक्ट अग्नि की प्रक्रिया होना जरूरी होती है, राइट। तो ये मालवा प्रांत के अगर हम बाकी भी कुछ गुण देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयां नहीं हुई है। यहाँ के लोग दिमाग से शांत है ना, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आक्रमण हुए ऐसा नहीं है। थोड़े से आक्रमण कम हुए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हुए, लेकिन जितना नॉर्थ इंडिया में हुए, जितना राजस्थान में हुए, दिल्ली के आसपास हुए, उससे थोड़ा सा कम हुए। और जितना पेट भर के आप खाना खा रहे हो, जितने आप मीठा खा रहे हो, आपके अग्नि को आप संतुलित करके चल रहे हो, और शरीर में अगर ताकत हो ना तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि कोई भी सिचुएशन आए मैं उसके ऊपर काम करूंगा या मैं उसमें जीत लूंगा। कोई भी सिचुएशन आए, सिचुएशन का मेरे ऊपर कोई परिणाम, गलत परिणाम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ना जैसी मनस्थिति होती है वैसी परिस्थिति होती है। कि अगर हमारी मनस्थिति बहुत कूल है तो अपने आप आजू बाजू की वेव्स सही होती जाती है, हमारा लाइफ एक सेट होते जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ जैसे समोसा कचौरी है, यहाँ पे भुट्टे के ढोकले है या मुठिए है, कि हाई प्रोटीन डाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है। भले ही अभी कुछ काल से यहाँ पे ना गेहूं ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अगर हम देखें हमारा एक रिसर्च चल रहा है, सीहोर के गेहूं हम जर्मनी में हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, अल्जाइमर के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल गेहूं छोड़ने की बात चल रही है, हाई ग्लूटेन डाइट, ये बातें चल रही है। लेकिन अगर हम उसमें अच्छे से घी लगाते हैं रोटी को, तो वो गेहूं हमको अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अगर आप देखोगे ना, जब हम आटा लगाते हैं तो आटा लगाते समय अगर हम बिना तेल या बिना घी का आटा लगाते हैं तो वो चिपचिपा होता है,
हमारे उंगलियों में फंस जाता है, राइट। लेकिन जब हम उसको घी के साथ थोड़ा सा हाथ लगाते हैं, घी या तेल के साथ लगाते हैं, तो वो छूट जाता है। तो इसलिए अगर हाई ग्लूटेन डाइट है तो हम उसके साथ अगर ऑयल या तेल प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो नो डाउट वो गेहूं हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। वो हमारे ब्रेन पे भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारी लैक ऑफ कंसंट्रेशन दूर कर रहा है, हमारी मेमोरी बढ़ा रहा है, हमारे मसल्स अच्छे कर रहा है। और अगर यहाँ पे हम बोलेंगे ना कि गेहूं छोड़ दो, तो या तली हुई चीजें छोड़ दो, ये साधारण प्रदेश में आता है। जैसे आनूप प्रदेश, जांगल प्रदेश और साधारण प्रदेश, ये भूभाग के कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रकार होते हैं आयुर्वेद में। मालवा प्रांत बेसिकली साधारण प्रदेश में आता है। यहाँ की हवा थोड़ी सी रुक्षता की तरफ जाते हुए, थोड़ी सी वात प्रदान होते हुए, लेकिन तीनों दोषों को बैलेंस रखने की कोशिश होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आप खाओ अच्छे से, पचाओ अच्छे से, यहाँ पे खाना पचता है। इसलिए लोगों की वो शरीर की मांग होती है कि अलग अलग वैरायटी आप खाओ, आपका मन खुश रहता है। क्योंकि किसी का भी मन जीतने के लिए हम बोलते हैं ना कि मन का रास्ता पेट से जाता है, राइट। अगर मन खुश रखना है तो पेट को खुश रखिए। यहाँ का मालवा का फूड जो जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने बताया है, कोई तल के, कोई सेक के, कोई सुखा के, जैसे पापड़ है या मूंगोड़ी है, इस तरह की चीजें हमको यूज करनी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं ना कि कैल्शियम डिफिशियंसी हो रही है, विटामिन डिफिशियंसी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारे फूड से, हमारे भोजन से हम अचार छोड़ रहे हैं, हम पापड़ छोड़ रहे हैं, हम मूंगफली छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक डर सा बिठाया गया है मन में कि ये खाओगे तो बीपी बढ़ेगा, ये खाओगे तो डायबिटीज होगा, ये खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। लेकिन ये सोच सोच के ही हम हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी व्याधियों को आमंत्रित करते हैं, नहीं? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे काम करता है। उससे अच्छा कि मन खुश रखिए। जो जो सीजन में आपका त्योहार आता है, उस त्योहार का जो जो भोजन है, जो जो फूड है, उसको आप घर में बनाइए, उसको ईश्वर को आप भोग लगाइए। क्योंकि यहाँ पे देखा मैंने मालवा में बहुत सारा अन्नदान भी होता है, ईश्वर के प्रति बहुत सारी भक्ति भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो भी भोग लगाते हैं ना, वो एक एनर्जाइज्ड फूड होता है। वो फूड से हमको एनर्जी मिलती है, उसमें से हमको ब्लेसिंग्स मिलते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो यहाँ पे लोग भक्तिमान भी हैं, खाते भी बहुत चाव से है, बहुत मन से है। और जितना हम जिस तरह से, जितना डोज में खाएंगे, जितने अच्छे तरीके से खाएंगे, जितने अच्छे मन से खाएंगे, तो नो डाउट आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, नहीं? एस प्रिया जी? बिल्कुल सही मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका सुनना। हम खाना जरूर खाते थे, लेकिन इतना डिस्क्रिप्शन जो आपने दिया है खाने को लेकर, उसके लिए पॉजिटिविटी जो दी है, वाकई में आप सही बता रहे हैं कि अब हम घी, तेल, तला गला सब छोड़ दिया हम लोगों ने डर के मारे। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मुझे चिकनगुनिया हुआ था, जब चिकनगुनिया आया था, तो मुझे भी किसी ने कहा था कि आप घी खाइए, क्योंकि उसमें बोन्स जनरली अफेक्ट हुई, जो जोड़े नीचे नीज थी वो थोड़ा सा दर्द करने लगी, पैर दर्द करने लगे। तो लिटरली मैंने घी खाया कि ताकि मेरे पैर जो हैं वो वापस से ऐसे स्ट्रांग हो जाए। तो मुझे लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं बात सही भी है। बट मैम एक चीज और पूछना चाह रही थी कि क्योंकि कोविड में हम लोग घर पर ही रहे, बच्चे अभी घर पर ही है, वेट गेन कर रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट डूइंग सो मच फिजिकल एक्सरसाइज। वो लोग फिजिकल एक्सरसाइज आजकल हम नहीं कर पाते, एक मेंटल स्ट्रेस है, वर्कलोड है, घर पर भी है, बाहर भी है। तो जब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है और हम जब तला गला खाते हैं या घी खाते हैं, तो वो कंज्यूम वो कैसे टूटेगा ना मैम? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज करना ये हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए।
उसको कोई ऑप्शन है ही नहीं। जैसे एग्जैक्टली। हम रोज नहाते हैं, जैसे ब्रश करते हैं, उसी तरह से हमारे एक्सरसाइज एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स एंड प्रेयर फॉर 10 मिनट्स, ये हमारे शरीर और मन को तंदुरुस्त रखने के लिए होनी ही चाहिए। जी मैम, उसको ऑप्शन है ही नहीं कि मुझे समय नहीं है, ये बिल्कुल सही बोला मैम। है ना। और जिस सीजन में, अब ये सीजन है कि इसमें हम समोसा कचौरी एंजॉय करनी ही चाहिए, जी क्योंकि नहीं खाने से ना शरीर फूलना है तो फूलेगा ही, जी लेकिन अगर खा के फूले तो वो जल्दी उतर भी सकता है। एग्जैक्टली। अगर माल न्यूट्रिशन के कारण वात बढ़ेगा, और वात के कारण जब शरीर फूलेगा ना, तो उसके बाद जब हम व्यायाम करने की कोशिश करते हैं, एक तो व्यायाम हमसे होगा नहीं क्योंकि थकान रहेगी, जी जी है ना। कुपोषण के कारण हवा तो बढ़नी ही बढ़नी, जहां पे कोई सॉलिड या लिक्विड स्टेज नहीं रहेगा वहां पे गैस ऑक्यूपाई होगा। ओके। ये तो सभी लोग जानते हैं, जी ये मैम। हमको 10th तक पढ़ाया गया है जी ना। तो खा के अगर शरीर बढ़ाए तो वो जल्दी एक्सरसाइज करके हम उतार सकते हैं।